पेट्रोलियम दुनिया सारी में उसकी कीमतें गिर रही हैं। अभी भी जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ तो ब्रेंट की प्राइसेस 65 पे आ गई हैं। ये चंद ही हफ्ते पहले 90 पे होती थी, फिर नीचे गिरते गिरते 60 तक आई, अभी 65 पे और ये ज़्यादा जल्दी में ऊपर जाने का इम्कान नहीं है। जो टैरिफ वॉर चल रही हैं अमेरिका और चाइना के मबैन, और जो ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया में टैरिफ के नाम के ऊपर एक नया फिनोमेना शुरू किया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि वो फौरी तौर पर एक तेज़ी के साथ इक़्तिसादी तरक्की होती हुई हमें यूरोप और अमेरिका में नज़र आएगी। कुछ अर्सा एक ऐसा आएगा कि जिसमें वो जमूद वाली कैफियत बरकरार रहेगी, ख़ास तौर पर जब तक ये चाइना के साथ मामलात इनके हल नहीं होते, बेहतरी आने के फौरी तौर पर इम्कानात कम है। तो ऑयल नीचे रहना चाहिए। हमारी हुकूमत ने पहले 50 से 60 किया था कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ साल पहले, फिर 60 से उसको बढ़ा के 70 पे कर दिया पेट्रोलियम लेवी को। ये टैक्सी टैक्स हैं जो हम पेट्रोलियम 1 लीटर के ऊपर टैक्सी टैक्स देते हैं, फिर अब 70 से बढ़ाकर उसको कुछ 80 के करीब ले गए हैं, कोई एक डेढ़ रुपया कम होगा। नाम ये दिया है कि हमने ये जो 8-9 रुपये और बढ़ाए हैं, इसलिए बढ़ाए हैं कि ये पैसा हम बलूचिस्तान पे लगाएंगे। यहाँ एक सवाल ये है वज़ीर आज़म साहब से कि आपने जो पूरी कौम को 25 करोड़ लोगों को रिलीफ मिल सकता था, आपकी इन्फ्लेशन और नीचे जा सकती थी, जिसके नतीजे में आपका पॉलिसी रेट नीचे जा सकता था, तो ये 10-15 अरब रुपए की जो आपने फकी थी या बजट से दे सकते थे। बजट हमारा बहुत बड़ा है, तो 15-20 अरब छोड़ के 100 अरब रुपये आप बलूचिस्तान की तरक्की पे लगाते। कोई मजायका ही नहीं था, लगाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ एक जो इकनॉमिक डिप्रीवेशन है ना, वो भी एक बड़ा इशू है। जो लोग पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, कुछ तो वो हैं जो सरहद पार से जिनको मदद मिलती है, पैसा भी मिलता है, बंदूक भी मिलती है, कुछ वो हैं जिनके पास इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उनको पैसा देंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको इधर से 10-15 अरब रुपया खींचने की ज़रूरत नहीं थी, बराह रास्त आवाम को रिलीफ मिल सकता था। तो मुझे आपकी ये अप्रोच जो है इसके ऊपर काफ़ी इतराज़ है। पिछले महीने 10 रुपये इसलिए बढ़ाए गए थे कि हमने बिजली की कीमत कम करनी है, तो इधर से पैसा कमाएंगे, बिजली का रेट कम कर देंगे। अब हमने कहा बलूचिस्तान में पैसा लगाना है तो इधर से 10 रुपये और लगा देंगे, उधर से बलूचिस्तान को पैसा दे देंगे। तो नॉट जस्टिफाइबल, हमारी कुछ रैशनल अप्रोच होनी चाहिए। आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज़ जो खिताब किया, हार्ड स्टेट की डेफिनेशन, मैंने कुछ दिन पहले जब उन्होंने हार्ड स्टेट का नाम लिया था तो मैंने कहा था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी हो, कोई अदारा भी जो है कानून से बाला ना हो, कोई फ़र्द जो है वो भी कानून से बाला ना हो। एक कानून के ताबे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे पूरा पाकिस्तान चले। पाकिस्तान चलता नहीं है कानून के ताबे, लेकिन आज आर्मी चीफ ने जो हार्ड स्टेट की डेफिनेशन दी है, सुनिए क्या कहते हैं वो। And you to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. ये तारीफ आर्मी चीफ ने बिल्कुल दुरुस्त की है, लेकिन आर्मी चीफ को कुछ अदारों के ऊपर असूल व ज़वाबित का इतलाक़ करना पड़ेगा, जिसमें हमारे इंटेलिजेंस के अदारे भी हैं और हुकूमत के नीचे भी जो बहुत सारे अदारे हैं जो बंदों को उठा के ले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि वो केस हुआ है कि नहीं हुआ, बाद में पता चलता है केस क्या था। लोगों के घरों में घुस जाते हैं बगैर वारंट के। तो ये तरीकाकार हमें बदलना पड़ेगा। जज वो फैसला करें जो आइन ने या कानून ने लिखा हुआ है, वो फैसला ना करें जिसके लिए उनको मैसेज आता है। ये चीज़ें करनी शुरू हो जाएंगे हम, तो पाकिस्तान खुद ब खुद राह रास्त पे आ जाएगा। पोलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हम करते हैं सियासी बुनियादों के ऊपर, जब नवाज शरीफ फेवरेट होता है तो हम बेनज़ीर को रगड़ा लगाते थे, फिर बेनज़ीर हुकूमत में आ जाती थी तो नवाज़ को रगड़ा लगता था, फिर इमरान को हमने पसंदीदा बनाना था तो हमने इन दोनों को रगड़ा लगाया। अब इमरान को अंदर करना है तो हमने इनको हुकूमत में बिठा दिया। तो ये तरीकाकार ना किसी आइन में है ना किसी कानून में है। तो हार्ड स्टेट बनाने के लिए हमें फिर रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी को यकीनी बनाना पड़ेगा। बलूचिस्तान के हवाले से एक पावरफुल स्टेटमेंट है जो आर्मी चीफ ने दिया, वो भी सुनिए। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. They must hear me very clearly now. You think terrorists they can take away the destiny of the country from us? बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, हमारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Inshallah, regardless of all these difficulties. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान पे एक पावरफुल स्टेटमेंट है। बलूचिस्तान में दो इश्यूज आपको चाहिए। लार्जली तो आपको पॉपुलेशन को एम्ब्रेस करना है, और वो लोग जो बंदूक छोड़ने पे तैयार नहीं है, जिनको पैसा भी बाहर से मिल रहा है और बंदूक भी बाहर से मिल रही है, उनको फिर वही करना पड़ेगा जो चीफ ने कहा है कि उनको उठा के बाहर फेंकेंगे। उन 1000-1500 लोगों की खातिर हम पाकिस्तान का अमन ख़राब नहीं होने देंगे। गुड स्टेटमेंट। आज जो प्रोग्राम में हमारे शाहिद अहमद खान है, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के ये बड़े एक्टिव रुकन है, और पाकिस्तान में
ये जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मामलात बेहतरी बनाने में, ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन इम्प्रूव करने में शाहिद साहब रोल अदा करेंगे। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हैं, और आज हमने इनको बुलाया और इस्लामाबाद में आज इतने मोटे मोटे औले पड़े हैं। अल्लाह ताला रहम करे डॉक्टर साहब आपकी वजारत पे भी और पाकिस्तान पे भी। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब और शजील मेमन साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। सबको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद साहब आपसे शुरू करते हैं। 3 अमरीकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए हैं, तो पीटीआई वाले बड़े खुश होते हैं जब अमेरिका से कोई पाकिस्तान आता है ना, चाहे शाहिद साहब आए हों या वो कांग्रेसमैन कोई जैक्सन साहब आए हों, उनको उम्मीद होती है कि वो आएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इमरान खान का कोई इशू रेज करेंगे। कुछ बातें हुई। आप सेनेटर्स के साथ आप भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे मुझे। गुड प्रीएम्बल, बट थैंक्स वेरी मच फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। देखिए, जो यूएस पाकिस्तान की रिलेशनशिप है ना, वो हमेशा से ही है और हमेशा रहेगी। 1947 से है टिल टुडे। अप्स एंड डाउन होते हैं क्योंकि दुनिया में देयर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो फोकस इधर उधर चेंज होता है। बाकी अमेरिका के लिए पाकिस्तान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। जहाँ तक पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि ये असम्पशंस हैं, सर्टन टाइम्स असम्पशंस जो हैं वो रियलिटी में बदल जाती हैं, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है इसमें से सिर्फ असम्पशंस हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी जगह भी कोई ऐसी डायरेक्ट कोई इंटरवेंशन हुई या कोई ऐसी बात हुई। हाउएवर, एम्बेसी का जो इवेंट था, द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस एम्बेसी, द एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें हर किस्म की वाज अ गुड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एक्चुअली वन ऑफ द कांग्रेसमैन टुक मी ऑन अ साइड एंड सेड कि ये एक ग्रुप के इतने ज़्यादा लोग क्यों बुलाए हैं नेटली ने। तो वो किस ग्रुप के थे? पीटीआई के। पीटीआई के जी। कितने लोग थे वहाँ? तो I don't remember, but that's what the guy who is visiting from US. तो वो खुश नहीं थे कि पीटीआई? नहीं, वो खुश नहीं थे। ये खुश या नाराज़गी वाली बात नहीं है। Because I guess they were more vocal, they were trying to get most of their face time. तो वो बाकी लोग तो मतलब अपना गपशप लगा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। तो probably this certain पीटीआई वाले उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से लगा, ओवरवेलमिंग लगा उनको ना, कि ये कि एक उनको तो। लेकिन पीटीआई वालों का ख्याल ये था, उमैर साहब अभी साथ हैं, शर्जील साहब से भी पूछेंगे, लेकिन उनका ख्याल ये था ये जैक्सन साहब का वो सेनेटर आए हुए हैं ना, कि इनका एक माजी भी है कि इनकी फैमिली बड़ी एक्टिव रही है इन इश्यूज़ के ऊपर, तो ये आएंगे तो जरूर पूछेंगे कि इमरान को जेल में क्यों बंद किया। उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। सर, स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पीपल आर ओके, बट यू नो स्टेट्स के तो आपस में स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं। डॉक्टर साहब बड़े खुश हो रहे हैं आपकी बात सुन के। डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, वो इत्तेफाक से मुझे यहाँ मिल गए और 3 दिन से मैंने ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर साहब चेक नहीं किया आपने? आपकी तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर फतह होगी, क्योंकि पीटीआई की उम्मीदों के ऊपर तो पानी फिर गया। गौर साहब को भी उन्होंने बुलाया हुआ था, वो गए नहीं, लेकिन बाकी जो लोग गए हैं उन्होंने कहा बड़ी बातें की, लेकिन सेनेटर्स ने कोई तज़किरा नहीं किया इमरान खान का। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो सेनेटर्स का तज़किरा है, वो सेनेटर्स तो एक और दोस्त मुल्क के हैं, उन्होंने क्या तज़किरा किया बड़ी अहम चीज़ है हमारे लिए ज़्यादा अहम चीज़ है कि हमारे लोगों ने क्या तज़किरा किया। इस वजह से चाहे वो IMF का प्रोग्राम हो जिससे पहले प्रोटेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो कोई सेनेटर हो या कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, उसके सामने जो गुफ्तगू की जाती है, जहाँ तक तो गुफ्तगू है किसी एक पार्टी का अपना नुक्ता नज़र पेश करने की, वो बड़ी वेलकम गुफ्तगू है। अपने राइट्स की को बात करने को, अपने लीडर के लिए को बात करने को, वो बड़ी वेलकम है। लेकिन जब उसमें पाकिस्तान को रगड़ा लगना शुरू हो जाए या ऐसी इंसिनुएशंस की जाएं, जैसा कि आपने पहले भी एक दफ़ा नहीं कई मरतबा देखा, और इसी दोस्त मुल्क के साथ आपने देखा वो साइफर वाइफर निकाल के खारजा पॉलिसी का क्या ठट्ठा लगाया गया। ना सिर्फ खारजा पॉलिसी का ठट्ठा लगाया गया, बल्कि उसके बाद भी उससे बैक ऑफ नहीं किए। सर, आपको डोनाल्ड लू को ना इनके कांग्रेसमैन के साथ बुलवाना चाहिए था, ताकि पीटीआई बराह रास्त डोनाल्ड लू को शिकायत लगाती कि इमरान खान को जेल में डाला। नहीं, मगर डोनाल्ड लू का उन्होंने ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया, बल्कि कोई तमगा वगैरह भी लंदन में दिया, अमेरिका में दिया था, वाशिंगटन में। इसके बाद ये साइफर के बाद वहाँ से निकलते हुए डोनाल्ड लू साहब का शुक्रिया अदा करके किसी तकरीब में कोई ऐसी बात करके फिर, तो यानी बात यह है कि दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है कि आप पहले डोनाल्ड लू को मेलाइन करें, फिर आप डोनाल्ड लू को वाहवा करें,
फिर आप ये कहें कि पाकिस्तान के आइन को पामाल करके उसी दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान की हुकूमत को उल्टाने की साजिश की है। फिर आप उसी दोस्त मुल्क के अंदर जाके एक ऐसा लॉबिस्ट हायर करें जो पाकिस्तान के खिलाफ 30 साल से तहरीक चला रहा है। अमेरिकन वैसे ना इतने भोले भाले और मासूम से नहीं है। आपकी पाकिस्तान में जितनी भी माजी करीब के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, कभी कॉन्डोलीज़ा राइस इन थी, कभी यहाँ निगरे पॉन्टे और रिचर्ड बॉचर इधर बैठे हुए थे कि जनरल मुशर्रफ की यूनिफॉर्म का इशू कैसे एड्रेस करना है। तो ऑल इंपॉर्टेंट इशूज़, ऑल इंपॉर्टेंट पोलिटिकल ट्रांजिशन वहाँ अमेरिका ऑन बोर्ड आपके साथ था। चलें, अगर मान लें ये बात, तो ये सवाल मैंने तो, क्योंकि अमेरिकन नुक्ता नज़र से तो मैंने कोई बात नहीं की, उसके लिए तो शाहिद साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं करना भी चाहूँगा अगर वक्त मौका प्रोग्राम में मिला। लेकिन मेरा बुनियादी नुक्ता नज़र जो है वो तो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन है। मैंने तो एक घड़ी भर को भी नहीं कहा कि अमेरिका के क्या किरदार मुल्क हमारे मुल्क में है या बाहर है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, अमेरिका को छोड़ दें, जो हमारे मशरिक़ वस्ता के दोस्त ममालिक थे उनके साथ जो सलूक किया, या एक और हमारा दोस्त जो तुर्की है या मलेशिया है या दीगर ममालिक हैं, उनके हवाले से जो कहा कि हम आ रहे थे, हमें रोक दिया, हमें नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन हमें किसी ने कहा, हम रुक गए। ये तमाम गुफ्तगू जिससे इस रियासत के ताल्लुकात मुतासर होते हैं, वो तमाम लॉबिंग जिससे एक ऐसा शख्स डेविड फेंटन जो 30 साल से पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ बाकायदा कैंपेन कर रहा है, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके हायर करना पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करवाने के लिए एज अ लॉबिस्ट, पीटीआई का लॉबिस्ट। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है, आप उसको क्यों लॉबिस्ट हायर करेंगे? ये बताइए, IMF का प्रोग्राम आ रहा हो जिससे पाकिस्तान तबाही के दहाने से बच रहा हो और अल्लाह ने बड़ा करम किया है, तो वहां पर यह खतूत लिखना कि इस मुल्क को लोन ना दो, डेट ना दो, या हम गारंटी नहीं करते कि हम बाद में इसे क्या करेंगे, ये क्या गुफ्तगू है?